सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 4 के लिए पेपर नंबर 8 यानी CC 8 के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और चूंकि ये जो CC 8 है वो आपका मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है और उसमें आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम, मुगल काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम जो है, व्यवस्था है, वो है मनसबदारी व्यवस्था। उसका हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थी जी, मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में, खासकर प्रतियोगी परीक्षा जो हैं उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था शुरू करने वाले शासक कौन था, इसमें क्या क्या सिस्टम थे। तो आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। व्यवस्था में क्या प्रावधान था, किसने प्रारंभ किया, इस व्यवस्था को शुरू करने का क्या मकसद था, उसे भी हम लोग को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम यदि बनाया जाता है तो उसके पीछे जरूर रीजन होता है, उसके पीछे कुछ जरूर उसका स्वार्थ छिपा होता है, उद्देश्य होता है, तभी कोई सिस्टम बनता है। तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मनसबदारी व्यवस्था, मनसब फारसी भाषा का शब्द है। एकदम क्लियर हो जाइए, क्योंकि आपको पता है कि उस समय यहाँ पर मुगल काल का शासन था, मुगल वंश का शासन था, और चूंकि वो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित थे तो स्वाभाविक है कि फारसी एक महत्वपूर्ण उसकी भूमिका थी। तो मनसब जो है फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पद, पोस्ट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पद। इसके दो भाग थे, एक है जात और दूसरा है सवार। जात से तात्पर्य व्यक्तिगत पद। जात से क्या तात्पर्य है? व्यक्तिगत पद, कि किस प्रकार का उसका पद है। तो जात से व्यक्तिगत पद का बोध होता है। पद यानी सेना से था, जबकि सवार का तात्पर्य घुड़सवारों की संख्या से था। दिस इज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेसन, जात एंड सवार। जात मीन्स इट इज रिलेटेड टू द पोस्ट, मिलिट्री पोस्ट, सेना का जो पोस्ट होता था, पद होता था। जो जात से आप पद से उसको जोड़ सकते हैं, जात को आप पद से जोड़ सकते हैं। लेकिन सवार का मतलब होता है कि वो पदधारी, उसके पास जिस अनुसार से उसके पास पद है उसके अनुसार से उसके पास घोड़ा होना चाहिए, सवार होना चाहिए। तो इसका मतलब यही होता है, यानी घुड़सवारों की संख्या से है। सवार का मतलब होता है घुड़सवारों की संख्या से है। मनसबदार शब्द पदाधिकारी के लिए प्रयोग होता था। प्यारे विद्यार्थी जी, भारत एक ऐसा देश है, जब इसके इतिहास को आप खंगालने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आता है, और वैदिक सभ्यता से ही हमें पदाधिकारियों की जानकारी मिलनी प्रारंभ हो जाती है। और फिर आगे चल करके मौर्यन डायनेस्टी में, मौर्य वंश में, हमें कई महत्वपूर्ण अध्यक्षों, पदाधिकारियों, गुप्तचरों, कई विभागों का अध्यक्षों के बारे में, उनके पद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक उसी प्रकार से समय दर समय बदलते गया, नए नए वंश आते गए, नए नए पद बनना प्रारंभ हो गए,
और इसी प्रकार से जो है आपका मनसबदार जो है एक सिस्टम डेवलप हुआ के शासन काल में, और इस व्यवस्था को चालू करने वाला जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, वो व्यक्ति था अकबर। तो मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ अकबर ने किया था। मनसब अथवा पद का निर्धारण अंकों के माध्यम से होता था कि मान लीजिए दाराशी को 5,000 का मनसबदार है, यानी जितना अंक होगा 5,000, 10,000, मान लीजिए किसी का 20,000, तो उससे पता चलता है कि भाई उस व्यक्ति का कितना ओहदा है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, उसको कितना पद दिया गया है, उसका कितना वेटेज है। उस अंक के माध्यम से ही हम पता कर सकते हैं कि उसका कितना वेट है राजमहल में। ठीक है। मनसब अथवा पद का निर्धारण अंकों के माध्यम से होता था, या मंगोलों की मंगोल आक्रमण आप जानते ही होंगे, मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुआ था, यानी ये जो मनसबदारी सिस्टम है और मिडिल एशिया में, मध्य एशिया में इसका उत्पत्ति हुआ था। इसका मूल चंगेज खान की व्यवस्था में देखा जा सकता है। अरे भैया, कोई भी व्यवस्था कहीं चालू किया जाता है, उसका बीज कहीं न कहीं दूसरे जगहों पर होती है। उसी से सीख करके उसी का इम्प्लीमेंट करने के बाद एक नई व्यवस्था का जन्म हो जाता है। तो ये मनसबदारी सिस्टम जिसको प्रारंभ मुगल काल के शासक अकबर ने किया था, इसका जो मूल है वो चंगेज खान की व्यवस्था से देखा जा सकता था, जिसने दशमलव प्रणाली पर अपनी सेना का गठन किया था। चंगेज खान ने अपनी सेना का गठन दशमलव पद्धति पर किया था। यह व्यवस्था स्थानांतरणीय थी और अनुवांशिक नहीं। अनुवांशिक नहीं, इसका मतलब हुआ कि यदि कोई मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मनसबदार का बेटा को 5,000 का वो मनसबदार था, उसका बेटा को 5,000 का मनसबदारी मिल जाएगी, नहीं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू अपियर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन and it require you deeply knowledge in this topic. So first of all, this is not a genetics post. Hani Mansabdari system was not a genetic post. If your father had died, then you find this post. No, it is not a genetic post, and ये वंशानुगत नहीं था, बल्कि फिर से वो नया पद का चुनाव होता था, दूसरे लोगों को मनसबदारी दी जाती थी। तो इसको आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि खासकर सिविल सेवा और आपका जो स्टैंडर्ड परीक्षा है, यूजीसी नेट है, उसमें इस तरह के आपको तर्क शक्ति यानी आपकी डीपली नॉलेज का टेस्ट होता है। तो मनसबदारी सिस्टम जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, अनुवांशिक नहीं था। अब अकबर के बारे में देखिए भैया, इसने कैसे कैसे शुरू किया, कहाँ से यह व्यवस्था था, उसके विषय में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने शासन के 3 प्रमुख अंगों सामंत, सेना एवं नौकरशाही, देखिए शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आपको जानने की आवश्यकता है। सामंत, सेना और नौकरशाही को एक समान व्यवस्था में संगठित किया। 3 स्तर थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था प्रारंभ करना को सोचा
ताकि एक व्यवस्था में ही सबको समाहित कर दिया जाए। न्यूनतम मनसब का अंक 10 था, यानी न्यूनतम मनसब का जो अंक था वो 10 था और अधिकतम 10,000 ही मनसब, माने बहुत ज्यादा उसका वेटेज है। और न्यूनतम कितना है? 10, ओनली 10। दिस इज द लोअर पोस्ट, लोअर डिजिट, इट शोज इट इज द लोअर पोस्ट इन दिस पीरियड। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि मनसब में जो डिजिट होता था वो न्यूनतम 10 होता था और अधिकतम 10,000 होता था। 10,000 के मनसब को सर्वोच्च मनसब युवराज सलीम को दिया गया था। आपको पता है, यू नाउ ऑलरेडी, सलीम वॉज द सन ऑफ अकबर, इसे जहांगीर भी बोलते हैं। तो परिचित रहिए, क्योंकि काफी संख्या में इस तरह के प्रश्न घुमावदार, बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आप गलती करने की संभावना बन जाती है। इसको इसलिए जब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यू आर डूइंग वेल, आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव को भी टारगेट रखने का प्रयास कीजिए। और इसके लिए आपको किसी भी टॉपिक को समय देने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे, तभी आपको रियलिटी, जो टॉपिक से जो उसका मूल है, बेस है, उसमें जो डीपली कॉन्सेप्ट है, उसको जानने की आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, सबसे बड़ा पद उस समय 10,000 का जो मनसब है वो सलीम को दिया गया था, जो अकबर का पुत्र था, जिसके बाद में बढ़कर यानी बढ़ाकर अकबर ने 12,000 कर दिया था। शुरुआत में कितना दिया? 10,000, 10,000, बाद में उसको 12,000 इंक्रीज कर दिया, 2,000 इंक्रीज करके उसको जो है सो 12,000 हो गया, 12,000 मनसबदार हो गया। यानी सलीम की मनसबदारी को बढ़ा दिया गया, 10,000 से 12,000 में उसको बदल दिया गया। सामान्यतः नियुक्तियां केवल 5,000 के ही मनसब तक ही की जाती थी। नियुक्तियां जो होती थी, ये तो रॉयल पोस्ट थे, क्योंकि राजा का पुत्र थे, बादशाह का पुत्र थे, इसलिए इनको 10,000 का मनसब दे दिया गया और फिर आगे चल करके 12,000 हो गया। लेकिन सामान्यतः जो नियुक्तियां होती थी, अपॉइंटमेंट होता था, वो 5,000 तक ही होता था। केवल विशेष व्यक्तियों को अकबर द्वारा 7,000 का मनसब दिए गए, जैसे मिर्जा अजीज कोका और राजा मान सिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब दिया था। देखिए विद्यार्थी जी, अभी मैं आपको बताने का प्रयास किया कि सबसे ज्यादा मनसब, ज्यादा डिजिट वाला मनसब में सलीम थे, 10,000 ही थे, और फिर उनको बढ़ा करके 12,000 कर दिया गया। लेकिन यह भी मैं आपको बताने का प्रयास किया, जो कुछ सामान्यतः मनसब दिए जाते थे, नियुक्ति होती थी, वो 5,000 तक होता था। लेकिन कुछ विशेष व्यक्ति को, जिन पर बादशाह की कृपा हो जाती थी, खुश हो जाते थे, उनको 7,000 का तक मनसब भी दिया जाता था, जिसका हम लोग उदाहरण देखे। जैसे मिर्जा अजीज कोका, राजा मान सिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब दिया था। अकबर के समय राजा मान सिंह का मनसब अबुल फजल के मनसब से बड़ा था। यानी देखिए, राजा मान सिंह राजपूत से, लेकिन उनका जो मनसब था अबुल फजल के मनसब से बड़ा था।
अकबर ने संपूर्ण मनसबों को 66 कैटेगरीज में, श्रेणियों में विभाजित किया था। यद्यपि अबुल फजल ने 33 कैटेगरीज का ही उल्लेख किया है। अकबर के पश्चात जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मनसब में वृद्धि हुई। इस काल में सरदारों को 8,000 तक का मनसब, शहजादों को 40,000 तक मनसब दिए गए। इतिहासकार पातशाह लाहौरी के अनुसार शाहजहां के समय में उनके पुत्रों को 12,000 से 60,000 तक तथा अमीरों को 6,000 से 9,000 तक का मनसब प्रदान किए गए। अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में 500 जात और उससे ऊपर श्रेणी वाले अमीर वर्ग पर मुख्यतः राजपूतों तथा अन्य हिंदू धर्म ने प्रभुत्व जमा लिया था। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी कि इसमें जो हिंदू संप्रदाय से लोग थे, राजपूत थे, उनकी जो संख्या थी वो काफी बढ़ गई थी। क्रमशः बाद के समय में इनकी संख्या में वृद्धि होती गई। 500 से नीचे का मनसबदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2500 तक के मनसबदार को अमीर कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, कैटेगराइज है। यानी 500 से 2500 तक के मनसबदार को अमीर कहा जाता था। क्या बोला जाता था? अमीर कहा जाता था। 2500 से ऊपर के मनसबदार को अमीर आजम कहा जाता था। सैनिक अधिकारियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा का पद खाने जामा तत्पश्चात खाने खाना का था। काजियों और सद्रों को इस व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया गया था। काजी आपको पता है वो न्याय से संबंधित होते हैं, काजिल कुजला, तो इनको मनसबदारी सिस्टम में शामिल नहीं किया गया था। अकबर ने 1577 ईस्वी में जात व्यवस्था की शुरुआत की। कौन सी व्यवस्था की शुरुआत की? जात व्यवस्था की शुरुआत की। उसने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था में सवार पहले जात हुआ कि भाई किसका कितना पद होता है, किसको कितना मनसब दिया जाएगा, वो हो गया जात। लेकिन 40वें साल में, अपने शासन के 40वें साल में उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था में सवार के पदों को आरंभ किया। जात एवं सवार के संबंध में इतिहासकारों में विभिन्न मत हैं। ब्लॉकमैन के अनुसार जात का अर्थ सैनिक पद से तथा सवार का अर्थ घुड़सवारों की संख्या से तथा जो मनसबदार को रखनी पड़ती थी। प्रत्येक मनसबदारों को एक साथ जात और सवार के पद प्रदान किए गए, जैसे 5,000 बाय 5,000, 2,000 बाय 2,000। इसमें जोड़े का पहला अंक जात मनसब और दूसरा अंक सवार मनसब थे आदि। इसमें जोड़े का पहला अंक जात मनसब और दूसरा अंक क्या हो गया? सवार मनसब कहलाता था। जात मनसब द्वारा किसी व्यक्ति का अधिकारियों के बीच स्थान और उसकी वरीयता का निर्धारण होता था। जात से ही व्यक्तियों के बीच उसकी वरीयता क्रम पता चलता था, वो कितना ओहदा रखता है। इसी के अनुसार उसका वेतन भी निर्धारित होता नहीं, जात के अनुसार से ही उसका वेतन का निर्धारण होता था। सवार मनसब द्वारा किसी व्यक्ति के सैनिक दायित्व का निर्धारण होता था। उसका सैनिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सवार के माध्यम से ही बोध होता था। जात और सवार के बीच अनुपात में निर्धारित था। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में सवार मनसब की संख्या जात मनसब से अधिक नहीं होती थी। अब जात मान लीजिए 2,000 और सवार 5,000 नहीं हो सकता,
4000 नहीं हो सकता। जब भी सवार होगा तो जात से कम ही होगा, चाहे बराबर होगा, लेकिन अधिक नहीं होगा। ये अपने माइंड में आप बैठाने का प्रयास कीजिएगा। आगे है कि जात तथा सवार की श्रेणी को शामिल करने के बाद मनसबदारों की प्रत्येक श्रेणी को पुनः 3 श्रेणियों में बांट गया। यानी मनसबदार के जो है को 3 श्रेणियों में जो है सो बांटा गया। प्रथम श्रेणी के मनसबदार में जात और सवारों पदों की संख्या बराबर होती थी। जैसे मान लिया 5000 जात हो गए, 5000 सवार हो गए। यदि सवार मनसब जात मनसब का आधा था तो मनसबदार द्वितीय श्रेणी में था। मान लीजिए भैया हमारा जात है 2000 और सवार है 1000, तो हम सेकेंड कैटेगरी में आएंगे। जैसे 5000 जात और 3000 सवार। यदि सवार मनसब जात मनसब से आधे से भी कम है, जैसे मान लीजिए आपका जात है 2000, तो आपका यदि सवार 500 ही है तो आप तृतीय श्रेणी के मनसबदार हो जाएंगे। केवल विशेष परिस्थितियों में सवार मनसब में जात मनसब की संख्या अधिक दी जाती थी, जिसे मशरूत मनसब कहते थे, किंतु आवश्यकता समाप्त होने पर यह व्यवस्था समाप्त कर दी जाती थी। अकबर ने सेना की कार्य कुशलता बनाए रखने के लिए दह बिस्ती यानी 10-20 का नियम निर्धारित किया था। इसके अनुसार प्रत्येक 10 सैनिक पर 20 घोड़े अनिवार्य रूप से रखने होते थे। इसी को क्या बोला गया? दह बिस्ती, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों के लिए घोड़े उपलब्ध रहे। सैनिकों घोड़ा रहेगा तब तो वो कहीं जाएगा युद्ध करने के लिए, घोड़ा ही नहीं रहेगा तो वो युद्ध कैसे करेगा। आगे है कि 1579 में अपने शासन के 18वें वर्ष में अकबर ने दाग और तसहीहा यानी चेहरा, तसहीहा मतलब चेहरा प्रथा का आरंभ किया। दाग प्रथा के अंतर्गत घोड़ों पर शाही मोहर का चिन्ह और एक मनसबदार का निशाना दागा जाता था। प्रत्येक मनसबदार का निशान अलग अलग कर दिया जाता था, मतलब ये नहीं कि इधर से उधर घोड़ा बदल ले, उसका घोड़ा वहां ले जाए, यानी दाग करने की प्रथा प्रारंभ की, जिसे वे दूसरे घोड़े के तब्दील न कर सके। दागेगा तो उसको पता चल जाएगा कि किसका घोड़ा है ये। इसीलिए अकबर ने एक पृथक विभाग दाग महाली की स्थापना की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई दाग महाली जो एक विभाग था उसका गठन किस बादशाह ने किया था? तो दाग महाली का जो है सो गठन अकबर के शासन काल में हुआ था, अकबर ने किया था। तसहीहा मतलब चेहरा के अंतर्गत प्रत्येक सैनिक का हुलिया रखा जाता था। अकबर के शासन काल में प्रत्येक वर्ष घोड़े के साज सामान के लिए मनसबदार के वेतन में से एक माह का वेतन काट लिया जाता था। शाहजहां तथा औरंगजेब के काल में खुराक ए दबबाब या रसद ए खुराकी, याद रखिएगा, दिस पोस्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट इज इंपॉर्टेंट। यानी शाहजहां तथा औरंगजेब के काल में खुराक ए दबबाब या रसद ए खुराकी के नाम से वेतन में कटौती की जाती थी। यानी इसके माध्यम से वेतन में कटौती की जाती थी। अब थोड़ा सा हम लोग देखें कि इसी मनसबदारी व्यवस्था का जहांगीर के समय में कैसा रहा।
तो अकबर की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने मनसबदारी व्यवस्था में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जहांगीर ने अपने समय में दो अस्पा एवं सी अस्पा नामक नवीन व्यवस्था की शुरू की। बहुत बार बीपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि दो अस्पा और सी अस्पा का प्रारंभ किस शासक ने किया था। तो एकदम इसका उत्तर आप जहांगीर में टिक लगा दीजिए। दो अस्पा से तात्पर्य है दो घोड़े। दो अस्पा से तात्पर्य क्या है? दो घोड़े। जबकि सी अस्पा का से तात्पर्य तीन घोड़े से है। जहांगीर ने सर्वप्रथम यह पद महावत खान को दिया, यानी दो अस्पा और सिंह अस्पा का जो पद है वो जहांगीर ने सर्वप्रथम महावत खान को दिया। इसके अंतर्गत सवार मनसब के निर्धारित अंक में वृद्धि किए गए, यानी सवार अंक जो थे उनके निर्धारित अंकों में क्या की गई? वृद्धि की गई। ठीक है, बिना उसके अधीन निर्धारित अंक में वृद्धि किए, निर्धारित अंक में वृद्धि किए। ठीक है, बिना उसके अधीन सैनिकों की संख्या में वृद्धि की जा सकती थी, यानी मनसब सवार मनसब के निर्धारित अंक में वृद्धि किए बिना उसके अधीन सैनिकों की संख्या में वृद्धि की जा सकती थी। इस व्यवस्था का प्रारंभ दो अस्पा और सी अस्पा का प्रारंभ जहांगीर के शासनकाल में हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि शाहजहां काल में कैसा व्यवस्था था, मनसबदारी का क्या सिस्टम था। शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की शुरुआत की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मासिक वेतन का प्रारंभ किसने किया था? तो शाहजहां ने। अब कम से कम 4 महीने, कम से कम 4 महीने एवं अधिकतम 8 महीने में वेतन दिए जाने लगा। कितने महीने में दिया जाने लगा? 8 महीने में। अतः मनसबदारी व्यवस्था पूरे मुगल काल में सबसे अच्छे ढंग से कार्य करने लगी। शाहजहां के समय पूरे मुगल काल में सबसे बड़ा मनसब दाराशिकों को किसके काल में? शाहजहां के काल में 60,000 कर दिया गया। दाराशिकों भाई शाहजहां का पुत्र था तो उसकी मनसबदारी कितनी बढ़ा दी गई? 60,000 कर दिया गया। शाहजहां के समय 2 नई जागीर सिसमाहा, याद रखिएगा, सिसमाहा एवं सिमाहा, सिसमाहा एवं सिमाहा प्रचलित हुई। सिसमाहा जागीर से निर्धारित आय, सिसमाहा जागीर से निर्धारित आय की 50% वसूली होती थी, जबकि सिमाहा से 25% की। ठीक है, तो इस तरह का प्रारंभ जो किए थे वो आपके शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। थोड़ा सा औरंगजेब जी को भी देख लें भाई, ये भी इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इनको भी बहुत बड़े चर्चित हैं, हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इनकी धार्मिक नीति खासकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन हम लोग देखने का प्रयास ये करें, आज का जो मेरा टॉपिक है मनसबदारी सिस्टम, उसको हम लोग देखा है अकबर ने कैसे किया, जहांगीर ने कैसे किया, शाहजहां ने कैसे किया, और उसी प्रकार से हम लोग आज अभी औरंगजेब के भी समय में देखेंगे कि मनसबदारी सिस्टम में कैसा था। औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत की शुरुआत की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए विद्यार्थी जी, आपको मैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहता हूं तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप इस टॉपिक को देख रहे हैं तो उसको अपने कॉपी पेन लेकर के लिखिए कि भाई एक वर्ड आया मशरूत। तो मशरूत की शुरुआत औरंगजेब के शासनकाल में हुई। इसके तहत सवार में, सवार मतलब समझ जाइएगा घोड़ा वाला, आकस्मिक वृद्धि की जा सकती थी। किसी का घोड़ा मान लिए 20 था, 50 कर दिया। यहां कुछ शर्तों पर आधारित थी, या कुछ शर्तों पर आधारित थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मनसबदारों को किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति या किसी महत्वपूर्ण अभियान के दौरान सवार पद में वृद्धि के लिए मनसब दिया। उसको किसी अभियान में उनकी मनसबों को दिया जाता था, वृद्धि कर दिया जाता था। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या, ये बहुत बार पूछा एग्जाम में,
कन्फ्यूजन होता है। कोई सोचेगा भाई औरंगजेब तो हिंदू विरोधी था, मंदिरों को तोड़वाया था, मंदिरों में वो मांसाहारी फेंकवा देता था काट करके, तो इनके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या कैसे अधिक हो जाएगी? अकबर के समय में होगा, अकबर क्योंकि सहिष्णु शासक था। एक सी बात नहीं है। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या यानी जो संख्या थी हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा वो औरंगजेब के शासनकाल में थी। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या 33% औरंगजेब के काल में थी। अन्य शासकों काल में यह प्रतिशत अकबर के काल में 22.4%, जहांगीर में 13.3%, शाहजहां में 24%, लेकिन औरंगजेब के समय में 33% था। तो एक तरह से हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा औरंगजेब के शासनकाल में थी। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि उन्हें देने के लिए जागीर न बची, यानी एक तरह से आर्थिक बहुत नुकसान हुआ। सबको मनसबदारी ज्यादा वृद्धि हो गई, अब उसके पास उतना ज्यादा आय नहीं हो रहा था, युद्ध अभियानों में भी उसकी धन खत्म हो रही थी। इस स्थिति को बोझागिरी कहा गया। इस स्थिति को क्या कहा गया? बोझागिरी। क्यों भाई? क्योंकि उसको मनसबदारों को देने के लिए जागीर न बची थी। औरंगजेब के काल में खालसा भूमि को भी मनसबदारों को प्रदान किया गया। खालसा भूमि खासकर शासक के अधीन होता था, राज्य के अधीन होता था, लेकिन उसके पास अब जागीर देने के लिए जमीन ही नहीं बचा था, जिसके वजह से खालसा भूमि को भी मनसबदारों को दिया जाने लगा। जब फलस्वरूप जामादामी एक वर्ड आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू रिलेटेड अ लैंड सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम। जामादामी जागीर के निर्धारित आय था। जामादामी क्या था? जागीर के निर्धारित आय एवं जामा हासिल यानी वास्तविक प्राप्त आय के बीच अंतर बढ़ता गया। इस कारण मनसबदारी व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि जैसे जैसे अव्यवस्था फैलेगी उसमें कमियां होगी, इस पद का दुरुपयोग होगा, तो यह व्यवस्था जो है सो टिक नहीं पाई और व्यवस्था चरमरा गई। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सतीश चंद्र यानी प्रसिद्ध जो पॉपुलर हिस्टोरियन है डॉक्टर सतीश चंद्र मनसबदारी व्यवस्था में आए इस दोष को ही, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कौन बोल रहे हैं, किसके विषय में बोल रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए मनसबदारी व्यवस्था पर एक कमेंट किए, विचार दिए। कौन? डॉक्टर सतीश चंद्र ने। उन्होंने बोला कि देखो भैया, मनसबदारी व्यवस्था में जो दोष आ गई, कमियां आ गई, औरंगजेब के काल में भी हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जागीर देने के लिए भूमि ने बचे, खालसा भूमि को भी दिया जाने लगा। तो ये मुगल काल का पतन का कारण बना, यानी मनसबदारी व्यवस्था में जो कमियां आ गई, जागीरदारी व्यवस्था में जो कमियां आ गई, यही मुगल को ले डूबा, पतन की ओर धकेल दिया, क्योंकि आय के साधन न रहे, राजकोष खाली हो गया। तो किसी भी स्टेट को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए आय का होना बहुत जरूरी है, कोष का होना बहुत जरूरी है। जब तक कोष ही नहीं रहेगा उस राज्य में कैसे समृद्धि की आशा की जा सकती है। लेकिन आप जानते हैं औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण अभियान हो रहा था, इधर इसका मनसबदारी सिस्टम में भी फॉल्ट आ गया था, हिंदू मनसबदारों की संख्या ज्यादा हो गई थी, जागीर देने के लिए जमीन न बची थी,
खालसा भूमि भी परिवर्तन हो रहा था। तो एक तरह से जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गया उसके शासनकाल में, और इसी संकट ने मुगल के शासनकाल को इतना कमजोर कर देने का प्रयास किया, कमजोर कर दिया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह शासन व्यवस्था चल न पाई, चरमरा गई और मुगल काल का पतन का कारण बना। तो इस तरह का विचार जो इतिहासकार, जो प्रसिद्ध इतिहासकार दे रहे हैं, वो दे रहे हैं डॉक्टर सतीश चंद्र जी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यही मनसबदारी व्यवस्था में जो दोष हुआ, इसी दोष के कारण से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। यानी मनसबदारी सिस्टम में जो फॉल्ट हुआ, जो कमियां हुआ, वो कमियां जो है मुगल साम्राज्य का पतन के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। शायद यदि इन कमियों पर काबू पा लिया होता मुगल के शासकों ने, तो इसका पतन ना होता। क्योंकि विद्यार्थी जी, आप जानते हैं 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके संतान बैठते हैं, फिर जो है सो उत्तराधिकारी होता है, लेकिन किसी ने फिर वो आधार देने का काम, वो संगठित आधार देने का काम, एक अच्छा नेतृत्व देने का काम मुगल शासकों में नहीं हो सका। और यही वह वजह है कि इसका फायदा मराठों ने, इसका फायदा अंग्रेजों ने, जो उस समय के लिए आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, उन्होंने भरपूर उठाने का प्रयास किया। देखिए, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करता है। आप जानते हैं, पीजी सेमेस्टर 1 में पढ़ना भी है कि इतिहास में ही हम लोग इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, यानी अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, यानी तरह तरह विषयों का हम लोग विज्ञान भी पढ़ते हैं। तो इससे हमको सिखाता यह है कि यदि आप एक अच्छे प्रजा के शासक बनना चाहते हैं, अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आपको इकोनॉमी स्टेबिलिटी होना चाहिए। आपकी जो कोर्स है वो भरा पूरा होना चाहिए। आप देखे होंगे, इकोनॉमी पढ़े होंगे, हमारे यहां उदारीकरण, वैश्वीकरण की पॉलिसी अपनाई गई। क्या रीजन थे? इसका सबसे बड़ा रीजन था कि हमारा राजकोष खाली हो गया था। अब जब हमारा राजकोष ही खाली हो जाएगा, तो प्रजा की कल्याण का जो हम ढोंग दे रहे हैं, वो क्या संभव है? बिल्कुल नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए राजकोष को भरने के लिए उसमें विदेशी निवेश हो, विदेशों से धन भारत आए, हमारी राजकोष भरे, तभी तो हम देश के आधारभूत संरचना का विकास कर सकते हैं। नहीं तो क्या बोल देने से विकास हो जाएगा, सड़क का निर्माण हो जाएगा, बिजली पहुंच जाएगी, सिंचाई की सुविधा हो जाएगी? नहीं, इसके लिए धन चाहिए, संसाधन चाहिए। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में अकबर द्वारा जो मनसबदारी सिस्टम चालू किया गया था, प्यारे विद्यार्थी जी, आपको मैं बताया कि किस प्रकार से अकबर ने शुरू किया था।
पद को देता था। बहुत महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने जो आसीन हुए उनको 7,000 तक मनसब प्रदान किया। 10,000 10 न्यूनतम था, 5,000 सामान्य देता था, नियुक्ति करता था। और उसके पुत्र को सबसे ज्यादा 10,000 का मनसब शुरुआती दौर में दिया गया और फिर आगे चल करके उसको बढ़ा करके 12,000 कर दिया गया। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जहांगीर का शासनकाल आता है, 2 अस्पा सीगस्पा नामक एक नया सिस्टम चलाता है। उसके बाद शाहजहां के शासनकाल होते हैं, उसमें भी मासिक वेतन देने की प्रथा प्रारंभ हो जाती है। तो शासकों के शासनकाल में, अलग अलग शासकों के काल में मनसबदारी सिस्टम में भी परिवर्तन दिखा और परिवर्तन हुए। और यह परिवर्तन होते होते जब औरंगजेब का शासनकाल चला जाता है, तो औरंगजेब के शासनकाल में आपको मैंने बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से धन का अपव्यय होता है। आप समझ रहे हैं, एक शासक हैं, आपके यहां ज्यादा से ज्यादा वर्कर आप काम करेंगे, कर्मचारी की नियुक्ति कीजिएगा, तो उसको वेतन देने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में ज्यादा बढ़ गई थी। इसके पीछे रीजन था, औरंगजेब युद्ध में फंस गया था, साउथ अभियान कर रहा था, इधर मराठों से भी उसको मुकाबला करना था, एक अच्छा सैनिक तंत्र चाहिए था। इसीलिए वो मनसबदारी सिस्टम को बढ़ाने का प्रयास किया, मनसबदारों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन भैया, बढ़ाने का तो प्रयास कर रहे हो, लेकिन उसके लिए तो वेतन भी तो चाहिए, जागीर तो दोगे उसको खाने के लिए, तब तो वो काम करेगा। और मैंने आपको बताने का भी प्रयास किया कि उसके काल में 33% हिंदू मनसबदार थे। हिंदुओं की मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा औरंगजेब के शासनकाल में थी। 33%, 33% मनसबदार इज ए हिंदू फैमिली, बिलोंग टू हिंदू फैमिली। और एक ही ऐसी स्थिति आ गई कि मनसबदारों को देने के लिए, जागीर के लिए जमीन ही न बचा। तब कैसे होगा? तो जो खालसा भूमि होते थे, राज्य के लिए संरक्षण में रहता था, उस भूमि को भी जागीर देने का काम किया मनसबदारों को। तो इससे जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गया। यानी इधर से साउथ अभियान में सब तरह से नुकसान हो रहा है, सैनिक का भी नुकसान हो रहा है, घोड़े के खिलाने के लिए आहार का भी हो चाहिए, उससे जानवर थोड़े रहेंगे, राशन पानी तो चाहिए ना। आप युद्ध कीजिएगा, अभियान कीजिएगा, उसके लिए तो सब तरह से खर्च चाहिए। उधर भी अपव्यय हो रहा था, इधर मनसबदारी सिस्टम ठीक से काम नहीं चल रहा था, बहुत सारी कमियां आ गई थी, पदों का दुरुपयोग होने लगा था। और चूंकि औरंगजेब का दिमाग एक व्यवस्था पर केंद्रित न था, कई तरह के षड्यंत्रों से भी उसको काबू पाना था, जिसके वजह से वो मनसबदारी सिस्टम पर उतना ध्यान न दे सका। और इसके वजह से, नहीं देने के वजह से, मनसबदारी सिस्टम में जो फॉल्ट के दरार थे, कमियां थी, वो बढ़ते गई, जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गए। और मैं अभी आपको बताने का प्रयास किया कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सतीश चंद्र ने इसी मनसबदारी व्यवस्था में जो दोष उत्पन्न हुआ, जो कमियां उत्पन्न हुई, इसी कमियों के वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। यानी सतीश चंद्र जी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए
ये जो मनसबदारी सिस्टम में जो कमियां हो गई, जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गया, उसको एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। तो विद्यार्थी जी, आज हम लोग बहुत अच्छे ढंग से, मुझे लगता है कि इस वीडियो को आप देख लेने के बाद you have no need to read the anyone books to gain the concept of मनसबदारी सिस्टम, क्योंकि हम लोग इसको इतने अच्छे ढंग से, इतनी बारीकी से पढ़ने का प्रयास किए कि इसके बाद आपको कोई बुक्स और कोई अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।